Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 8th of July 2021. तो 8 जुलाई 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि मैंने कल सारे नोट्स अपडेट कर दिए हैं। जो भी 1 से 7 जुलाई तक का बचा हुआ था पोर्शन, वो पूरे नोट्स टेम्स आईएएस पे अपलोड कर दिए हैं। जिनको भी रिन्यू करना है अपना सब्सक्रिप्शन प्लान फॉर द करंट अफेयर्स नोट्स, वो कर सकते हैं रिन्यू। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में हमारे टेलीग्राम इंस्टाग्राम पेज के लिंक्स भी, आप वहाँ से हमको ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के सवालों के साथ। पहले आज के सवाल जिनके जवाब आपको देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर नॉट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज प्लस, यानी कि ओपेक प्लस के मेंबर इनमें से कौन सी कंट्रीज नहीं है। फर्स्ट इज इंडिया, सेकंड इज रशिया, थर्ड इज मलेशिया, फोर्थ इज ऑस्ट्रेलिया, फिफ्थ इज साउथ सुडान। सेलेक्ट द करेक्ट कोड। ऑल एक्सेप्ट वन, 1 and 4 ओनली, 1, 3 and 4 ओनली, या 2, 3 and 5 ओनली। तो आपको बताने में से कौन से मेंबर नहीं है ओपेक प्लस के। सेकेंड क्वेश्चन इज इन इंडिया द मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट आर क्रिएटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस में जो प्रेसिडेंट होता है वो मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट को क्रिएट करता है। किसके ये किस आर्टिकल के अंतर्गत? तो आर्टिकल 75 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961, या रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द लोकसभा। तो आपको बताना है कि इनमें से किसके अंतर्गत ये काम किया जाता है, ठीक है ना। थर्ड इज मैत्री थर्मल पावर प्लांट। मैत्री थर्मल पावर प्रोजेक्ट इज अ कोल फायर्ड पावर स्टेशन। ये कोल फायर्ड पावर स्टेशन है। इट इज जॉइंटली डेवलप्ड बाय इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो मैत्री इनमें से किन दो कंट्रीज के बीच का है? इंडिया और ऑप्शंस आर ए नेपाल, बी सिक्किम, सी श्रीलंका, या डी बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 4 इज तिल्लारी कंजर्वेशन रिजर्व। तिल्लारी कंजर्वेशन रिजर्व इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तिल्लारी कंजर्वेशन रिजर्व इनमें से कहाँ लोकेटेड है? ऑप्शंस आर ए केरला, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, या डी महाराष्ट्र। तो दीज आर द 4 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे। प्लीज डू ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। कुछ अच्छे क्वेश्चन भी हैं ये, तो आप इनके आंसर जरूर करने की कोशिश करिएगा। सब वही है जो न्यूज़ में रहते हैं। आज का मेंस क्वेश्चन है व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड व्हाट इज द स्टेटस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन इंडिया एंड हाउ इट कैन बी इम्प्रूव्ड। तो आज का सवाल क्या है? व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन इंडिया एंड हाउ कैन दैट बी इम्प्रूव्ड। तो दिस इज द मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे। प्लीज डू ट्राई टू राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कमेंट सेक्शन में आप मुझे कुछ पॉइंट्स, की पॉइंटर या ये सब दे सकते हैं। दैट विल बी वेरी गुड फ्रॉम योर एंड। आगे मूव करते हैं। आज के न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में आते हैं, जहाँ पे हम अलग अलग न्यूज़ आइटम्स देखेंगे जो हिंदू के पेपर में नहीं आए मेन, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन एक्सप्रेस या पीआईबी में आए हैं। फर्स्ट इज गवर्नमेंट क्रिएट्स मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। तो पहली चीज़ है कि गवर्नमेंट एक नई मिनिस्ट्री क्रिएट की है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ क्रिएटेड दिस न्यू मिनिस्ट्री एंड द एम ऑफ दिस मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन इज टू स्ट्रेंथन द कोऑपरेटिव मूवमेंट इन द कंट्री। तो इंडिया में जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है उसको स्ट्रॉन्ग करना है। एंड विद द क्रिएशन ऑफ दिस मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन देयर विल बी नाउ अ टोटल ऑफ 41 सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज। तो अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज हैं वो 41 हो जाएंगी। एंड इनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन रहती हैं, लेकिन ये टोटल 41 नंबर 41 हो जाएंगी। अब कोऑपरेटिव क्या होता है? आप सबको पता है कि कोऑपरेटिव इज एन ऑटोनॉमस एसोसिएशन ऑफ पर्संस यूनाइटेड वॉलंटरली टू मीट देयर कॉमन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल नीड्स। तो कोऑपरेटिव का मतलब तो आपको पता ही होना चाहिए कि इट्स एन ऑटोनॉमस एसोसिएशन ऑफ पर्संस यूनाइटेड वॉलंटरली टू मीट देयर कॉमन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल नीड्स एंड एस्पिरेशंस थ्रू अ जॉइंटली ओन्ड enterprise. And cooperatives are democratically owned by their members, with each member having one vote in electing the board of directors. तो cooperatives जो होते हैं वो डेमोक्रेटिकली ओन्ड होते हैं बाय देयर मेंबर्स, एंड हर मेंबर का एक वोट रहता है जो कि फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन क्यों क्रिएट की गई? द मिनिस्ट्री हैज़ बीन क्रिएटेड फॉर रियलाइजिंग द विजन ऑफ द ये सहकर से समृद्धि। तो कोऑपरेशन, सहकर से समृद्धि का मतलब क्या होता है? थ्रू कोऑपरेशन टू प्रॉस्पेरिटी। तो थ्रू कोऑपरेशन टू प्रॉस्पेरिटी को एम को पूरा करने के लिए, थ्रू कोऑपरेशन टू प्रॉस्पेरिटी के एम को पूरा करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाई गई है, ठीक है ना। और
एक एनजीओ भी है सहकार भारती, सहकार भारती भी एक एनजीओ भी है जो किसी के लिए इसी फील्ड में काम करती है, याद रखिएगा आप। अब ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन है वो कोऑपरेटिव्स को डेवलप करने के लिए उनके जो रोज़मर्रा के इश्यूज़ हैं, जो सारे बड़े जो मेजर चैलेंजेस हैं कोऑपरेटिव्स के डेवलपमेंट में इंडिया में उनको सॉल्व करने के लिए काम करेगी। फिर इसके अलावा जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, कोऑपरेटिव्स के लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस लाने की कोशिश करेगी एंड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स को डेवलप करने की कोशिश करेगी। इंडिया में मल्टी स्टेट्स कोऑपरेटिव को भी डेवलप करने की कोशिश की जाएगी। Why we need such ministry? तो इन आवर कंट्री द कोऑपरेटिव बेस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल इज़ वेरी रेलिवेंट। हमारे इंडिया का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल है उसमें कोऑपरेटिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल काफ़ी रेलिवेंट है और काफ़ी अच्छा मॉडल है। और अगर हम इसको मतलब कि आगे बढ़ाएं तो इंडिया इकोनॉमिकली बहुत अच्छा कर सकता है कोऑपरेटिव्स के थ्रू। एंड उसी चीज़ को टैप करने के लिए, उसी एडवांटेज को टैप करने के लिए गवर्नमेंट ने ये मिनिस्ट्री क्रिएट की है। एंड द मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन इज़ द सेकेंड मिनिस्ट्री टू बी क्रिएटेड सिंस 2019। तो 2019 के बाद ये दूसरी ऐसी मिनिस्ट्री है जो कि क्रिएट की जा रही है बाय द मोदी गवर्नमेंट। एंड दिस मिनिस्ट्री हैज़ बिन क्रिएटेड। इसके पहले जल शक्ति मिनिस्ट्री, आप सबको याद होगा, गवर्नमेंट ने जल शक्ति मिनिस्ट्री क्रिएट की थी, ठीक है ना। That is the thing. I hope you got clarity regarding this. Second news is Open Network for Digital Commerce Project, ONDC project. तो ONDC प्रोजेक्ट क्या है? तो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी कि DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इसने इशू किए हैं ऑर्डर अपॉइंटिंग एन एडवाइजरी कमिटी फॉर इट्स ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स प्रोजेक्ट। तो ONDC क्या है? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स प्रोजेक्ट। तो उसके लिए इन्होंने एक एडवाइजरी कमेटी बनाई है, किसने? DPIIT ने। तो याद रखिएगा ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स प्रोजेक्ट पहले तो किसका है? DPIIT का है, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन फॉर इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड का है। और इसके लिए इन्होंने एडवाइजरी कमेटी नई इस्टेब्लिश की है। अब ओपन सोर्स होता क्या है? तो ओपन सोर्स का मतलब होता है कि इट इज़ फ्री टू यूज बाय एनीबडी कैन स्टडी फ्रॉम देयर, एनीबडी कैन मॉडिफाई द कंटेंट ऑफ दैट थिंग, एनीबडी कैन डिस्ट्रीब्यूट द प्रोजेक्ट फॉर एनी पर्पज, है ना। एंड ये जो इन्फॉर्मेशन होती है दे आर इन्फोर्स्ड थ्रू एन ओपन सोर्स लाइसेंस ईजिंग एडॉप्शन एंड फैसिलिटेटिंग कोलैबोरेशन। तो एक ओपन सोर्स लाइसेंस ईजिंग एडॉप्शन एंड फैसिलिटेशन कोलैबोरेशन होता है जो कि फिर इसको करता है, ठीक है ना। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट। ONDC प्रोजेक्ट क्या है? तो ONDC प्रोजेक्ट बेसिकली सीक्स टू प्रमोट ओपन नेटवर्क विच आर डेवलप्ड यूजिंग द ओपन सोर्स मेथडोलॉजी। तो ONDC प्रोजेक्ट क्या प्रमोट करता है? ओपन नेटवर्क्स को प्रमोट करता है, ठीक है ना। ओपन नेटवर्क, कॉमर्स के फील्ड में ओपन नेटवर्क्स को प्रमोट करता है ताकि जो बेसिकली एक जो डिजिटल मोनोपोली है ना, तो डिजिटल मोनोपोली को एंड किया जा सके, ठीक है ना। डिजिटल मोनोपोली का मतलब क्या होता है आप सबको पता होना चाहिए कि डिजिटल मोनोपोली का मतलब है कि जब डिजिटल स्पेस को कोई एक ही चीज़ ओवर पावर कर दे या कोई एक ही चीज़, एक ही सोर्स रह जाए किसी उसका। तो डिजिटल फील्ड में जब कोई एक ही सोर्स रहेगा तो वो डिजिटल मोनोपोली कहलाने लगेगी, है ना। यहाँ देखो मैंने लिखा भी है व्हाट इज डिजिटल मोनोपोली। तो डिजिटल मोनोपोली रिफर्स टू अ सिनेरियो वेयर ई कॉमर्स जाइंट्स और बिग टेक कंपनीज टेंड टू डोमिनेट द एंड फ्लाउट द कंपटीशन। तो जब बड़ी ई कॉमर्स जाइंट्स या बिग टेक कंपनीज व्हेन दे डोमिनेट द डिजिटल एटमॉस्फेयर एंड बाकी जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं, कॉम्पिटिशन्स हैं, उनको जब वो साइड कर दें, साइड लाइन कर दें, तो वो चीज़ कहलाती है आपका डिजिटल मोनोपोली कहलाती है। और ये जो ओपन नेटवर्क प्रोजेक्ट है, ओपन नेटवर्क प्रोजेक्ट का एम ही बेसिकली ये है कि डिजिटल मोनोपोली को एंड किया जा सके, ठीक है ना। इट इज़ ट्राइंग टू एंड द डिजिटल मोनोपोली, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। और मैंने जैसा कि बताया कि ओपन नेटवर्क्स को प्रमोट करना है, ओपन नेटवर्क्स को प्रमोट करना है कि कॉमर्स के फील्ड में, ई कॉमर्स के फील्ड में, डिजिटल स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन आ सके। ओपन नेटवर्क्स ताकि फ्री ऑप्शंस भी अवेलेबल रहें, ताकि जो जो इस तरीके की टेक कंपनीज हैं वो कम्पीट करें इन लोगों से कम उनके साथ कम्पीट तो करें भाई। जब फ्री का अवेलेबल रहेगा तो इनको और ज़्यादा कम्पीट करना पड़ेगा, तब तो कोई इनको सोर्स को लेगा। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ देयर। अगली देखते हैं what does DPIIT intend from the project? तो ONDC is expected to digitize the entire value chain, standardize the operation, promote inclusion of suppliers, derive efficiency in logistics and enhance value for stakeholders। तो मतलब कि ONDC का काम क्या है बेसिकली? ये हर जो एस्पेक्ट है कॉमर्स का, यानी कि चाहे वो वैल्यू चेन को डिजिटाइज करने की बात हो, चाहे वो ऑपरेशंस को स्टैंडर्डाइज करने की बात हो, चाहे सप्लायर्स को, प्रमोटर्स को इंक्लूड करने की बात हो, चाहे एफिशिएंसी को लाना हो, चाहे लॉजिस्टिक्स में, या ये सारी चीज़ें करने का काम ONDC प्रोजेक्ट करेगा, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी।
अगली जो न्यूज़ है वो है इसी के अंदर एक और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम पढ़ लेते हैं, वो है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है? तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया सेटअप हुई थी बेसिकली 1997 में, सॉरी 1997 में, याद रखिएगा 1997 में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड जॉइंटली बाय द इंडियन इंडस्ट्री। तो याद रखिएगा कौन कौन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडियन इंडस्ट्री, यानी कि इंडियन इंडस्ट्री में कौन कौन आ गया आपका, CII कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, फिक्की और एसोचैम। तो याद रखिएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देन CII, फिक्की एंड एसोचैम, इंडियन इंडस्ट्री जिसको हम बोलते हैं। तो उन्होंने मिलकर के क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया था 1997 में। जब इसको बनाया था तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड एज ए ऑटोनॉमस बॉडी एंड इट वाज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द डिपार्टमेंट, ठीक है ना। तो याद रखिएगा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था और ये बेसिकली ऑटोनॉमस बॉडी के रूप में थी। एंड QCI establishes and operates the national accreditation structure। तो नेशनल एक्रीडिशन स्ट्रक्चर ये बेसिकली क्वालिटी काउंसिल। एक एक्रीडिशन का मतलब क्या होता है, एक्रीडिटेशन का मतलब क्या होता है, एक्रीडिटेशन का मतलब होता है कि मतलब वो स्टैंडर्ड्स बनाते हैं मिनिमम, और ये देखते क्वालिटी के लिए मिनिमम स्टैंडर्ड्स बनाते हैं और ये देखते हैं कि जो ये चीज़ें हैं या प्रोडक्ट्स हैं या ये सारी चीज़ें हैं ये उन कहना चाहिए कि उन क्वालिटी के बेसिक जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको फुलफिल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया 1997 में बनाया गया था, 1997 में बनाया गया था। आई होप यू विल रिमेंबर दिस थिंग। अगली जो न्यूज़ है वो है वेस्ट बंगाल टू सेटअप लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो वेस्ट बंगाल असेंबली हैज़ पास्ड अ रेजोल्यूशन टू सेटअप अ लेजिस्लेटिव काउंसिल विद 2/3 मेजॉरिटी। तो वेस्ट बंगाल असेंबली ने एक लेजिस्लेशन पास कर दिया है जिसके थ्रू वो सेटअप करना चाहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल को विद 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी। मतलब जो एक्चुअली में जो क्या होता है कि पहले स्टेट गवर्नमेंट को एक लेजिस्लेशन पास करना पड़ता है कि उनको लेजिस्लेटिव काउंसिल इस्टेब्लिश करनी है, उसके लिए जो मेजॉरिटी लगती है वो 2/3 मेजॉरिटी लगती है, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये सेंटर के पास जाएगा, ठीक है ना। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल आप सबको पता होता है कि दूसरा हाउस होता है, जैसे कि लोअर हाउस अपर हाउस अपने सेंट्रल में रहते हैं, वैसे ही कुछ ही स्टेट्स ऐसे हैं जिनके में अभी ये चीज़ है। जैसे कि अभी कौन कौन से स्टेट्स हैं जिनमें लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटका हो गया, तेलंगाना हो गया, महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। एक्चुअली में इसके पहले जम्मू कश्मीर में था, लेकिन जम्मू कश्मीर को UT बना दिया गया जब, तो उसके बाद से वो हट गया। तो याद रखेगा कौन कौन से स्टेट्स हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार एंड उत्तर प्रदेश। These are the states and the latest state to have a council is तेलंगाना। तेलंगाना लेटेस्ट स्टेट था जिसमें अभी की ये आपकी ये लेजिस्लेटिव काउंसिल आई थी। नाउ they have passed an order, they have passed a resolution basically for establishing this legislative council। किसने किया है, ये वेस्ट बंगाल ने किया है। ना अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 169, आर्टिकल 169 तो पार्लियामेंट जो है पार्लियामेंट कैन क्रिएट और एबॉलिश द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट इफ दैट स्टेट्स लेजिस्लेचर पासेस द रेजोल्यूशन फॉर दैट विद अ स्पेशल मेजॉरिटी। तो पार्लियामेंट को क्रिएट करने की पावर है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। 169 आर्टिकल होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 169 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये चीज बोलता है कि जो पावर है टू क्रिएट द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल वो रेस्ट करती है विद द पार्लियामेंट, लेकिन ये तब हो सकती है जब जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो पास करते रेजोल्यूशन विद द स्पेशल मेजॉरिटी, जैसे कि यहाँ पे 2/3 मेजॉरिटी से किया गया है, ठीक है ना, याद रखिएगा। सो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। कंपोजिशन की बात अगर करें तो द साइज ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन नॉट बी मोर देन 1/3 ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जो इसकी साइज होती है इट कैन नॉट बी मोर देन 1/3 ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के 1/3 से ज़्यादा इसमें मेंबर्स नहीं हो सकते, लेकिन इसकी साइज कैन नॉट बी लेस देन 40 मेंबर्स। इट साइज कैन नॉट बी लेस देन 40 मेंबर्स एज वेल। तो मतलब कि 40 मेंबर्स से लेकर के 1/3 ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली तक जा सकती है, ठीक है ना। एंड दीज मेंबर्स इलेक्ट द चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल। और इसके जो मेंबर्स होते हैं वो कहाँ कहाँ से आते हैं, तो 1/3 जो मेंबर्स होते हैं दे आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द लोकल बॉडीज सच एज म्यूनिसिपैलिटीज, ग्राम पंचायत एंड पंचायत समिति एंड डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो 1/3 तो यहाँ से आते हैं। फिर बाकी के जो 1/3 आते हैं दे आर बाय द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, ठीक है ना। फिर जो 1/6 आते हैं दे आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर, ठीक है, 1/6 आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। और ये कहाँ से, फ्रॉम पर्सन्स हैविंग नॉलेज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। 1/12 आर इलेक्टेड बाय द ग्रेजुएट्स और ऑफ 3 years स्टैंडिंग रिसाइडिंग इन द स्टेट। तो उस स्टेट में उस जगह पे रिसाइड करने वाले जो ग्रेजुएट्स होते हैं 3rd year तक के 3 साल वाले कोर्सेज के, वो करते हैं 1/12 को। और 1/12 आर इलेक्टेड बाय द टीचर्स, जो टीचर्स होते हैं who have spent at least 3 years in teaching and educational, ये
तो 1/12 फिर वहाँ से आता है। तो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। ये भी अच्छी चीज़ थी, आपको पता हो गया होगा। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने क्या किया, कैबिनेट को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को पूरा चेंज कर दिया है। दीज आर द न्यू फेसेस, आप देख सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन मिल गया उनको। नारायण तातू राणे जो है उनको मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज मिल गया है। सर्वानंद सोनोवाल को मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिप्स एंड वाटरवेज मिला है। वीरेंद्र कुमार को मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिला है। अश्विनी वैष्णव को मिला है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। मनसुख मंदविया को मिला है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। पशुपति कुमार पारस को मिला है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग। पुरुषोत्तम रूपला को मिला है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री। एंड एल मुरुगन को मिला है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर फिशरीज एंड ऑल। ठीक है ना, तो ये आप याद रख सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। सो दीज आर थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट। एंड आगे मूव करते हैं, थोड़ा मैप ऑफ द डे में आते हैं। मैप में आज जो मैं मैप आपको दिखाऊंगा वो इंडिया की हिल रेंजेस और माउंटेन्स रेंजेस को दिखा देता हूँ, है ना। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैप। सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर वाले रीजन में आते हैं, तो 4 तो इंपॉर्टेंट रेंजेस आपको ऊपर मिल जाएंगे। तो सबसे ऊपर आपको मिलेगा काराकोरम, फिर मिलेगी लद्दाख, फिर मिलेगी झस्कर रेंजेस एंड देन मिलेगी पीर पंजल रेंजेस। तो ये 4 रेंजेस आप जम्मू कश्मीर वाले रीजन में याद रखिएगा, काराकोरम, लद्दाख, झंस्कर एंड पीर पंजल। ये यही कोड भी है, नॉर्थ टू साउथ का ऑर्डर भी यही है, ठीक है ना। फिर हम थोड़ा जब नीचे आते हैं, थोड़ा नीचे आएंगे तो फिर यहाँ पे जैसे ये उत्तराखंड और ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे आपको शिवालिक रेंजेस इंपॉर्टेंट है, वो मिलेंगे। शिवालिक रेंजेस आपको मिलेगी। राजस्थान वाले रीजन में आपको अरावली रेंजेस मिलेंगी। इस तरीके से अरावली रेंजेस भी हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको इधर शिवालिक रेंजेस मिलेंगी, देन आपको यहाँ पे अरावली रेंजेस मिलेंगी। देन आपको जो गुजरात वाले रीजन में वो गिर रेंजेस दिख रही हैं, गुजरात वाले रीजन में गिर रेंजेस दिख रही हैं। फिर ये मध्य प्रदेश वाले रीजन में ये नर्मदा जहाँ से निकलती है, देखो नर्मदा निकल रही है ना, तो नर्मदा 2 रेंजेस के बीच में निकलती है, एक होती है विंध्यान रेंज और दूसरी होती है सतपुड़ा रेंज। तो याद रखिएगा, विंध्या और सतपुड़ा के बीच से फिर आपकी कौन निकलती है, नर्मदा निकलती है। विंध्या ऊपर है, सतपुड़ा नीचे है, यहाँ से निकलती है आपकी नर्मदा निकलती है। और ये मैकल रेंज दिख रही है, मैकाल रेंज भी दिख रही होगी। और फिर यहाँ पे हम थोड़ा नॉर्थ ईस्ट में देखें तो यहाँ पे 4 रेंजेस हैं, मैं आपको बता देता हूँ। दाफला, मीरी, अभोर एंड मिश्मी। तो ये 4 याद रखिएगा, दाफला, मीरी, अभोर एंड मिश्मी। ये चारों एक साथ नाम याद रखिएगा, वेस्ट टू ईस्ट का ऑर्डर है, दाफला, मीरी, अभोर एंड मिश्मी। तो ये आप याद रख सकते हैं। फिर यहाँ पे जो मेघालय वाला रीजन है, वहाँ पे आपको गारो हिल्स दिख रहा होगा, गारो। फिर खासी हिल्स दिखते हैं, फिर जयंतिया हिल्स भी हैं, ये देखो जयंतिया हिल्स यहाँ पर है। फिर नीचे जो मिजोरम वाला पार्ट है, वहाँ पे आपको मीजो हिल्स दिख रहा होगा, और त्रिपुरा वाले पार्ट में त्रिपुरा हिल्स दिख रहा होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा हम जब यहाँ आते हैं आपके मतलब कि झारखंड वाले रीजन में, और यहाँ पे तो झारखंड वाले रीजन में फिर यहाँ पे आपको राजमहल हिल्स, और उसके नीचे यहाँ पे उड़ीसा, उसमें गरजट हिल्स दिख रहा होगा, देखो गरजत हिल्स है ना। तो यहाँ वेस्ट बंगाल उड़ीसा वाले पार्ट में गरजत हिल्स, फिर यहाँ पे है राजमहल यहाँ पर है, ठीक है, इनको याद रखिएगा। फिर यहाँ पे थोड़ा महाराष्ट्र वाले रीजन में भी इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं, चाहे वो सतमाला हिल्स हो, सतमाला हिल्स है देखो। फिर अजंता, उसके नीचे थोड़ा सा अजंता नीचे आती है, ठीक है ना। और थोड़ा आगे आओगे तो यहाँ पे गाविलगढ़ भी देखो, गाविलगढ़ भी है यहाँ पे, है ना, गाविलगढ़ भी है यहाँ पे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रेंज है, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश के रीजन की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं। सबसे पहले यहाँ पे नल्ला मल्ला याद रखिएगा, नल्ला मल्ला याद रखिएगा। फिर यहाँ पे पालकोंडा, फिर जावड़ी, शेवरॉय, ठीक है ना। देखो मैंने इसको याद किया था ना पायल की झनकार से, तो ना पायल, ना से क्या हो गया, नल्ला मल्ला, पायल, पायल का पा हो गया पालकोंडा, की झनकार, झनकार से जावड़ी, से शेवरॉय हो गया, ठीक है ना। तो ना पायल की झनकार से, मैंने इसको ऐसे याद किया था, है ना। और इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे याद रखेगा नल्ला मल्ला, देन पालकोंडा, देन जावड़ी, देन शेवरॉय। इसका ऑर्डर पूछ सकता है आपसे, नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर पूछ सकता है, ठीक है ना। फिर थोड़ा और नीचे आएंगे, जब तमिलनाडु कर्नाटका वाले रीजन में आएंगे तो यहाँ पर आपको नीलगिरी हिल्स दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको अन्नामलाई, और सबसे लास्ट में कार्डमम हिल्स। तो नीलगिरी, अन्नामलाई एंड कार्डमम हिल्स की सबसे लास्ट में, इधर वाला पार्ट वेस्टर्न घाट, ये वाला पार्ट ईस्टर्न घाट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। तो ये आज का ये था मैप। आई होप आपको कुछ अच्छा मिला होगा, कुछ अलग रेंजेस आपने देखी होंगी, और कुछ याद भी हुआ होगा, ऑर्डर भी याद हुआ होगा, है ना। लेट्स कम टू द एडिटोरियल पार्ट। अब आज जो पहला एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे वो है डार्कनेस एट नून फेल्ड बाय द जुडिशरी। सबसे पहले डार्कनेस एट नून है क्या। डार्कनेस एट नून जो है बेसिकली एक नॉवेल है जो आर्थर कोस्टलर ने लिखी है। तो आर्थर कोस्टलर ने ये नॉवेल लिखी है जिसका नाम है डार्कनेस एट नून, और ये लिखी गई थी 1930s सोवियत यूनियन के ऊपर, जब स्टालिन का राज चल रहा था, और किस तरीके से वहाँ पे सारी चीज़ें रिप्रेशन हो रहा था, पॉलिटिकल रिप्रेशन हो रहा था, पुलिस सर्विलांस चल रहा था, जनरल सस्पिशन
डिटेंशन था ऑफ द अपोजिशन, इम्प्रिजनमेंट था एंड एग्जीक्यूशंस हो रहे थे। तो स्टालिन के टाइम पीरियड की बात है, ये सारी चीज़ें उस समय चल रही थी। तो ऑथर ने कहा कि जो डार्कनेस एट नून है, डार्कनेस एट नून जो आर्थर कोस्टलर ने उस समय के लिए नॉवेल लिखी है, वो आज भी इतनी ही वैलिड है। ये जो आर्टिकल लिखा गया ये AP शाह ने लिखा है। आप सबको पता होगा अजीत प्रकाश शाह काफ़ी कमिटीज़ के ये लीडर भी रहते हैं, है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड ये आपको याद रखना है कि अब ये क्यों लिखा गया। अभी लिखा गया है ये जस्टिस स्टैन स्वामी की अभी जो मौत हुई है, आप सबको पता होना चाहिए, जेल में थे वो। UAPA के अंतर्गत उनको अरेस्ट किया गया था भीमा कोरेगांव केस में, ठीक है ना। स्टैन स्वामी की जो डेथ हुई है उसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया। नाउ द ऑथर सेज दैट कि ये जो है ये जुडिशरी का मिसफॉर्च्यून है, या जुडिशरी की कहना चाहिए वीकनेस को रिप्रेजेंट करता है। ये सारी चीज़ें कैसे, ऑथर ने सबसे पहले कहा है कि सबसे पहले बात तो ये है कि जस्टिस स्टैन स्वामी को UAPA के अंतर्गत किया गया था, अरेस्ट किया गया था। UAPA के वैसे तो हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की हैं, सेम वही चीज़ें ऑथर ने बोली कि UAPA एक्ट एक तो पहली चीज़ कॉलोनियल एरा का एक्ट है जिसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ ये प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत आता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के जैसा ही एक एक्ट है जो कि काफ़ी अनफॉर्चुनेट टाइप एक्ट है। आप सबको पता होना चाहिए कि UAPA एक्ट के अंतर्गत होता क्या है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि बेल मिलना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज इट इज़ ऑन द बिल्कुल जो कन्विक्ट होता है इसमें उसके ऊपर होता है कि वो प्रूव करे कि वो कन्विक्ट नहीं है, या वो प्रूव करे कि वो इनोसेंट है। तो ये जो इनोसेंस का जो कहना चाहिए प्रिजम्पशन है कि पहले तो वो देखो, पहले क्या माना जाता था, पहले ये माना जाता था कि पनिशमेंट देना लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए, पहले बेल होनी चाहिए। लेकिन आज उसको क्या बना दिया गया कि पनिशमेंट देना पहला एम हो गया और बेल लास्ट होना चाहिए। तो वो जो चीज़ है वो UAPA के अंतर्गत आती है, एंड दैट इज़ वेरी रॉन्ग। इसके अलावा ऑथर ने बहुत सारे बातें कही हैं जो कि यहाँ पे लिखा गया है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने UAPA के अंतर्गत इनको अरेस्ट किया था, ये सब जानते हैं ना। यहाँ पे देखो लिखा गया एक इंपॉर्टेंट जजमेंट की बात की गई है, द वटाली जजमेंट। वटाली जजमेंट यहाँ पे याद रखिएगा। इसमें हुआ क्या, वटाली जजमेंट और ये सब जो बेसिकली बेल से रिलेटेड ही हैं, ये जो UAPA के अंतर्गत बेल से रिलेटेड, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी स्ट्रिक्ट प्रोविजंस बना दिए हैं और ये कह दिया कि जो ओनस है वो लाई करेगा ऑन द एक्यूज्ड टू प्रूव दैट ही इज़ नॉट गिल्टी। तो ये जो वटाली जजमेंट और ये है, ये सब UAPA के अंतर्गत बेल से रिलेटेड एक्ट्स केसेस हैं, इनको याद रखिएगा। इसके अलावा ऑथर ने एक और चीज़ बोली कि जुडिशरी की जो सेंसिटिविटी है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। कैसे जुडिशरी की सेंसिटिविटी ऐसे खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो स्टैन स्वामी थे, फादर स्टैन स्वामी थे, ही वॉज सफरिंग फ्रॉम डीजनरेटिव पार्किंसंस डिसीज, है ना, सबको पता था ये। दूसरी चीज़, कई बार ऐसा हुआ कि ही वॉज हैविंग ट्रबल्स इन होल्डिंग ए स्पून, राइटिंग, वॉकिंग, बाथिंग एक्सेट्रा। लेकिन जुडिशरी ने सारे पॉइंट्स कंसीडर नहीं किए एंड दे रिजेक्टेड द बेल आउट राइटली, है ना। दे किसी हर समय वो अनइक्विवकली उन्होंने रिजेक्ट किया बेल, एंड दे डिड नॉट कंसीडर एनी ऑफ दिस। सो एक जो इम्पैथी वाला फैक्टर था वो कहीं ना कहीं मिसिंग था, एंड जुडिशरी ने कोई भी फैक्टर्स कंसीडर नहीं किए, दे डिड नॉट गिव द बेल। देन प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि पहले क्या होता था कि कोशिश ये की जाती थी कि उसको इनोसेंट मानो अनटिल प्रूवन गिल्टी। लेकिन अब उल्टा हो गया है कि UAPA के अंतर्गत उल्टा होता है कि यू आर गिल्टी अनटिल प्रूवन इनोसेंट, है ना। तो ये जो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस का क्लॉज है तो वो यहाँ पे मिसिंग है, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस कहीं ना कहीं मिसिंग है। क्योंकि पहले आपको पता होना चाहिए ना, बोलते थे ना कि यू आर इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी। अब UAPA में उल्टा होता है कि यू आर गिल्टी अनटिल प्रूवन इनोसेंस। और इसके अलावा एक और सोर्स ऑफ वरी है जो सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वर्सेस जहूर अहमद शाह वताली, जो ये केस जिसकी हम बात करते थे वताली जजमेंट, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वर्सेस द जहूर अहमद शाह वताली केस। तो इसमें UAPA का इंटरप्रिटेशन जब सुप्रीम कोर्ट कर रहा था तो उन्होंने ये कह दिया कि इवन अगर आप ये प्रूव कर सकते हो तो देखो, this decision has created a new doctrine, which is that effectively an accused must remain in custody throughout the period of the trial. वताली जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि accused must remain inside the prison, inside the custody throughout the period of trial, even if it is eventually proven that the evidences against the person was inadmissible and the accused is finally acquitted. तो ये कुल मिलाकर के ये होता है कि अगर ये प्रूव हो भी जाए कि जो एविडेंसेस थे
वो सही नहीं है या वो इनएडमिसिबल हैं, तो भी उस व्यक्ति को पूरे ट्रायल के दौरान कस्टडी में ही रहना है। ये वताली जजमेंट में, एनआईए वर्सेस वताली जजमेंट जो था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो ये काफ़ी ज़्यादा गलत है, काफ़ी ज़्यादा इमरजेंसी टाइप का प्रोविज़न है, जिसमें कि मतलब कि ऐसे में तो व्यक्ति बाहर ही ना छूट पाए। केस 6 साल चल रहा है तो 6 साल तक वो जेल में ही रह जाए और बाद में हो सकता है जेल 6 साल बाद उसको प्रूव कर दिया जाए कि वो गिल्टी नहीं था। तो ऑथर ने कुल मिलाकर के यही कहा कि काफ़ी ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट ने, जुडिशरी ने इस चीज़ को कहना चाहिए कि अगेंस्ट द पर्सन पीपल बना दिया है, एंड जो डेमोक्रेटिक एस्पेक्ट है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। अगला जो आर्टिकल हम पढ़ेंगे वह है चैलेंजिंग द नेगेटिव सोशल नॉर्म्स। अब ये आर्टिकल है, ये एक्चुअली में वर्ल्ड पॉपुलेशन डे होता है 11 जुलाई को, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे होता है 11 जुलाई को, और ऑथर ने कहा कि इंडिया एक ऐसे स्पॉट पे पहुंच गया जहां पे उसकी पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो रही है, प्लस हाफ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज अंडर 29 ईयर्स ऑफ एज। हाफ ऑफ इंडिया मतलब 50% इंडियन पॉपुलेशन जो है वो 29 साल से कम की एज की है। तो कुल मिलाकर के डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे फेवर में है। यहाँ पे ऑथर ने बात की है SRHR की बात की है। SRHR क्या है? सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स। तो याद रखिएगा, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स। तो कुल मिलाकर के इनकी बात SRHR ने की है। SRHR जो है बेसिकली वो गुटमाकेर लैंसेट कमीशन थी। गुटमाकेर लैंसेट कमीशन, ये याद रखिएगा, द गुटमाकेर लैंसेट कमीशन। बेसिकली उसने SRHR को पॉपुलेशन में इम्प्रूव करने के लिए कमीशन बनाई गई थी, जिसने कि रिकमेंडेशन दिए थे किस तरीके से SRHR को इम्प्रूव किया जा सकता है। SRHR जैसा कि आप देख रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट्स, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व करता है। ऑथर ने कहा कि वैसे तो इंडिया में अगर आप देखें तो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है, जो सोशल फैक्टर्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है। चाहे आप मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट की बात कर लीजिए, वो 1999-2001 में 327 चल रहा था MMR। अब वो देखो तो 1 लाख लाइव बर्थ में 113 हो गया है, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा इसमें हमको इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट याद रखिएगा 1 लाख लाइव बर्थ में देखा जाता है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो काफ़ी सिग्निफिकेंट शिफ्ट हुआ है, फैमिली प्लानिंग में भी हमने देखा काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है। कुछ इश्यूज अभी भी हैं, जैसे कि मैल न्यूट्रिशन अभी भी एक इशू है, वेस्टिंग और स्टंटिंग अभी भी इशू है, लेकिन काफ़ी इंप्रूवमेंट फिर भी SRHR में हमको देखने को मिला है। लेकिन आज भी बहुत सारे इशूज़ हैं जो चल रहे हैं। इशूज़ कौन कौन से चल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे ऑथर ने इशूज़ बताए हैं कि इशूज़ क्या क्या हैं। देखो यहाँ पे, यहाँ से 2 मिलियन एडोलसेंट गर्ल्स 15 to 19 ईयर्स, 2 मिलियन यानी कि लगभग 20 लाख एडोलसेंट गर्ल्स अभी भी हैं, हर साल होती हैं जिनकी प्रेगनेंसी होती है, एंड दीज नियरली 63% वर अनवांटेड। 63% प्रेगनेंसीज जो होती हैं वो अनवांटेड होती है और अनइंटेंडेड होती है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ ये भी हमने देखा कि बहुत कम उम्र में शादी हो रही है, ठीक है ना, बहुत कम उम्र में शादी हो रही है, इसका मतलब है कि तो गर्ल्स आर मैरिंग टू यंग। दूसरी चीज़ जो कॉन्ट्रासेप्शंस हैं उनका आज भी अनमेट कंडीशंस है, मतलब जो कॉन्ट्रासेप्शंस है वो यूज़ नहीं हो रहे हैं, वो अनमेट, बहुत कम उम्र में, मतलब 15 साल 19 साल कोई उम्र ही नहीं है ना, ऐसी उम्र में प्रेगनेंसी, और ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकते हैं, वो सारे इशूज़ आज भी हैं। तो वही चीज़ ऑथर ने इसमें हाईलाइट की कि जो इशूज़ है, सोशल नॉर्म्स है, एक सोशल जो इनर्शिया चल रहा है उसको हमको मूव करने की ज़रूरत है, उसको हटाने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इंडिया हैज स्लिप्ड 28 प्लेसेस टू रैंक 140 among 156 countries, becoming the third worst performance in South Asia in the World Economic Forum's Global Gender Gap Report। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट आई थी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट आई थी, उसमें हम 28 प्लेसेस स्लिप किए हैं एंड 140 पोजीशन पे आ गए हैं। साउथ एशिया के थर्ड वर्स्ट परफॉर्मर थे हम लोग। तो ये दिखाता है कि हमारे यहाँ आज भी जो विमेन के जो राइट्स हैं उनकी बात नहीं की जाती हैं। SDGs हम कैसे पूरे कर पाएंगे अगर हम विमेन को पूरा फोकस किए, कई 2 SDG तो विमेन के लिए ही है ना, 2 से 4 SDG अगर आप देखो तो। एंड इंडिया मस्ट हैंस चूज द प्रायोरिटीज़ केयरफुली। हमको वही चीज़ करने की ज़रूरत है कि जो गर्ल्स हैं उनके जो ये सोशल, उनको बेसिक एजुकेशन मिल पाए, उनको रेलिवेंट स्किल्स मिल पाएँ, इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज मिल पाएँ, ताकि वो अपनी हेल्दी चॉइसेस कर पाएँ। दे शुड बी एबल टू मेक द हेल्दी चॉइसेस। आपकी फ्रीडम डिपेंड करती है कि आप कितनी फ्री चॉइसेस आप अडॉप्ट कर सकते हो। इसके अलावा जो सेक्शुअल राइट्स है, रिप्रोडक्टिव राइट्स हैं, वो उनके पास रहें, एंड दे शुड बी एबल टू एक्सरसाइज दीज राइट्स, है ना, एंड दे शुड हैव एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। दीज आर द थिंग्स विच इंडिया वांट्स फॉर इट्स जनरेशन, दीज आर द थिंग्स विच इंडिया वांट्स फॉर इट्स women also, ठीक है ना। that is what has been discussed in this article. I hope you got clarity regarding that.
न्यू प्लेटफॉर्म मैप्स पेगासस स्प्रेड। अब एक नया प्लेटफॉर्म है जिसने कि पेगासस को बेसिकली वो किया है। पेगासस क्या था कि स्पाईवेयर था, याद रखिएगा, स्पाईवेयर था जो कि पर्सन के फ़ोन में जा करके उसके सारी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता था। पेगासस एक स्पाईवेयर था। स्पाईवेयर मतलब कि वो जा करके स्पाई करता है आपकी इन्फॉर्मेशन के थ्रू, है ना। अब एक प्लेटफॉर्म है डिजिटल वॉयलेंस नाम का, याद रखिएगा, एक इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म बनाया गया है डिजिटल वॉयलेंस का, और इसमें बेसिकली मैप किया गया है कि किस तरीके से पेगासस ने अपना स्प्रेड फैलाया, ठीक है। तो डिजिटल वॉयलेंस नाम का ये याद रखेगा द इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म जिसमें कि एक चीज़ की गई है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव विद मी। आईएमएफ चीफ वॉर्न्स ऑफ यूएस इन्फ्लेशन रिस्क। तो आईएमएफ के चीफ ने यूएस के इन्फ्लेशन रिस्क के लिए सबको वो किया है। आईएमएफ के बारे में बताऊं तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, 189 मेंबर कंट्रीज हैं, और ये 1944 के ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में इसका इनिशिएशन हुआ था। कहाँ से? यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस हुई थी, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, न्यू हैम्पशायर यूनाइटेड स्टेट्स में हुई थी 1944 में। 1944 में की इस कॉन्फ्रेंस के बाद ही, ब्रेटन वुड्स के कॉन्फ्रेंस के बाद ही आईएमएफ बना था, ठीक है ना, याद रखिएगा। एंड इसके अलावा एक और चीज़ अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो एफएमसीजी की ग्रोथ के बारे में। तो एफएमसीजी सेक्टर की अगर हम बात करें तो इट इज़ द 4th लार्जेस्ट सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी, और इसमें 3 सेगमेंट है इसके। फूड एंड बेवरेजेस 19%, हेल्थ केयर 31%, हाउस होल्ड एंड पर्सनल केयर रिमेनिंग 50%। तो याद रखिएगा ये इसके 3 कंपोनेंट है, फूड एंड बेवरेजेस, हेल्थ केयर एंड हाउस होल्ड एंड पर्सनल केयर, एफएमसीजी के, ठीक है ना। और एफएमसीजी को ग्रो करने के लिए इंडिया ने भी काफ़ी कोशिश की, लेकिन अभी ड्यू टू कोविड एंड ऑल ये काफ़ी रिटायर्ड चल रहा है या स्लो हो रहा है, ठीक है। तो दैट इज द थिंग। तो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।